नमस्ते, मिस लता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MS 11 हिंदी कहानी क्लाड इथरली कहानी का विश्लेषण और मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। तो चलते हैं परिचय की ओर। हिंदी कवि तथा कहानीकारों में अग्रणी रचनाकार मुक्तिबोध की कहानियाँ वास्तविक जीवन अनुभवों तथा मानवीय मूल्यों के आकलन से समृद्ध है, जिसके माध्यम से तत्कालीन यथार्थ तथा युगीन परिवेश की विषमताओं को सामाजिक संदर्भों से जोड़कर अभिव्यक्त करना मुक्तिबोध की अनूठी विशेषता है। जनवादी कहानीकार के रूप में मुक्तिबोध समय के कटु यथार्थ को उजागर करना अपना उत्तरदायित्व मानते हैं और यथार्थ व आत्म संघर्ष को जनता के साथ जोड़कर शोषक व्यवस्था के विरुद्ध लड़ने के कार्य में निरंतर अग्रसर होते हुए मध्य वर्ग के स्वाभाविक आत्म संघर्ष की प्रतिष्ठा अपनी कहानियों में करते हैं। भारतीय जनमानस में गहराई से जड़े जमाए हुए बाजारू संस्कृति, नए नए विज्ञापनों तथा विभिन्न तकनीकों के माध्यम से अपनी असीमता को बनाए रखते हुए समाज विरोधी तत्व को प्रोत्साहन देती है, जिसके माध्यम से बाजारवाद आम आदमी को करोड़पति बनाने का दिवास्वप्न दिखाता है। यह वास्तव में उपनिवेश ताकतों की योजना के मुख्य हथियार के रूप में कार्य करते हुए मध्य वर्ग के मन में मोह तथा लालच का बीज बोकर उन्हें बाजारोन्मुखी बनाकर डिवाइड एंड रूल के सिद्धांत का पालन करते हुए नव उपनिवेशवादी संस्कृति को फलने फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करता है। इस बाजारवादी समाज व्यवस्था ने मूल्यहीनता तथा संवेदन शून्यता में बढ़ोतरी करते हुए भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार, तस्करी जैसे कुरीतियों को बड़े पैमाने पर उत्पन्न किया है। आर्थिक उदारीकरण के चलते समाज बाजारोन्मुखी होकर भोगों तथा फेंकू वाली सभ्यता का अनुपालन करने लगता है। लाभ की इच्छा से ग्रस्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों की आकांक्षाओं ने तीसरी दुनिया के देशों को अपना शिकार बनाया। अमेरिका तथा ब्रिटेन की स्वार्थपरकता द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण बनते हुए विश्व के कोने कोने में अशांति व असुरक्षा के रूप में युद्ध की भीषणता का कायम रखने में सफल हुए, क्योंकि युद्ध के उपकरणों से निर्मित देशों की प्रमुख आय होती है और किसी भी कीमत पर राष्ट्रों की सीमा के इलाकों पर संघर्ष को जारी रखते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने की प्रवृत्ति इसकी पृष्ठभूमि में अनिवार्य रूप से निहित है। मुक्तिबोध की कहानी और नई कहानी ने इतिहास बोध के रूप में बाजारीकरण की संस्कृति के मध्य अपनी असीमता की चिंता में आम नागरिकों की कटु नियति को उसकी विकरालता के साथ दर्शाते हुए तत्कालीन समाज के समक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाली विडंबनाओं के विभिन्न पहलुओं के रूप में राजनीतिक और सांस्कृतिक विलक्षणता को भी अभिव्यक्त किया है। मुक्तिबोध सदैव यह अनुभव करते थे कि हम एक ऐसे विशाल विश्व के नागरिक हैं जहाँ प्रत्येक व्यक्ति का दुख, दर्द तथा वेदना उन्हें अपनी वेदना लगती है, जैसे आत्मसात करते हुए वे पाठकों तक उसे पहुँचाने के लिए निरंतर संघर्षरत दिखते थे। बाजारवादी संस्कृति के प्रभाव स्वरूप साम्राज्यवादी शक्तियों के क्रूर व्यवहार के शिकार लोग अपने मन ही सच्चाइयों तथा उत्कृष्ट विचारों को उजागर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बाजार में हर वस्तु की कीमत के अनुसार आदान प्रदान होता है तथा मात्र लाभ ही उसका एकमात्र मापदंड होता है। बाजार में योग्य व्यक्ति ही समाज में जीने का
हकदार बनाता है और वह अपने उच्च पवित्र विद्रोही विचारों तथा भावों को फेंक कर समझौतावादी बनकर खुद को सभ्य या भद्र बनाने की मानसिकता से ग्रस्त हो जाता है, जो सदा दुविधाग्रस्त रहकर अपनी अवस्था के बदल जाने की विडंबना की पीड़ा को भोगता है, जिसके संदर्भ को मुक्तिबोध ने अपनी कहानियों में दर्शाया है। मुक्तिबोध की सामाजिक दृष्टि। क्लॉड ईथरली मुक्तिबोध की एक मार्मिक कहानी है जो अणुयुद्ध की भीषणता को उन्मिलित करने के साथ साथ धनी देशों की स्वार्थपरता तथा षड्यंत्र युक्त चेहरे की वास्तविकता को उजागर करती है। युद्धोन्मुखी उन्मुखी मानसिकता में मानवीय मूल्य तथा धार्मिक भावनाओं का कोई स्थान नहीं रहता है, किंतु वर्तमान में अवचेतन में आत्मा के आने तथा उसकी बात सुनकर बेचैन रहने वाले व्यक्ति को संत या महात्मा न समझकर पागल समझा जाता है, जिसे तुरंत ही पागलखाने में डाल दिया जाता है। क्लॉड ईथरली में जनाना आदमी क्लॉड ईथरली में जनाना आदमी ने क्लॉड ईथरली को एक संत के रूप में प्रस्तुत किया है, जो कि एक रोमन कैथोलिक आदिवासी ईसाई है। जो क्लॉड ईथरली एक रोमन कैथोलिक आदिवासी ईसाई है, जिसने अमेरिका का विमान चलाते समय हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था, किंतु उसके मलबे तथा निरपराध लोगों के शवों तथा कटे पिटे शरीरों को देखने पर उसके मन में पाप बोध जागृत हो गया और उसने अपना अपराध स्वीकार करते हुए अपने लिए सजा मांगी। लेकिन उसके विपरीत अमेरिकी सरकार ने उसे वॉर हीरो मानते हुए पुरस्कृत किया तथा उसे छोड़ दिया। वास्तव में क्लॉड ईथरली मन की गहराइयों में दबा दी जाने वाली आत्मा की आवाज़ सुनने वाले लोगों का जागरूक, संवेदनशील तथा सचेत प्रतिनिधि बनकर उभरता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में उपनिवेश। क्लॉड ईथरली कहानी में जनाना जिस्म के आदमी द्वारा कहानी मुक्तिबोध ने भारत के हर बड़े नगर में एक एक अमेरिका होने को दर्शाया है तथा अलका सरावगी ने हिंदुस्तान लीवर के कुछ न कुछ सामान का भारतीय घरों में प्रवेश को एक प्रकार का साम्राज्यवाद बताया। अधिकांश भारतीयों द्वारा सुख सुविधा तथा फैशन के उत्पादन का प्रयोग एटम बम, हाइड्रोजन बम तथा रॉकेट सब अमेरिका के ही है प्रतिनिधि स्वरूप है। भारतीयों में क्योंकि आत्मा और संस्कृति विद्यमान है, इसलिए उनमें साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद की स्थापना का कार्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजारवादी सभ्यता के रूप में करती है। उन्होंने भारत की हर चीज़ को नगण्य, तुच्छ और गंवारू घोषित करते हुए भूमंडलीकरण के उपकरण के द्वारा साम्राज्यवाद को तेजी से विकसित करते हुए बुद्धिजीवियों को भी इसके शिकंजे में ले लिया। कहानी में जनाना आदमी यह दर्शाने का प्रयास करता है कि आज साम्राज्यवाद ने राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सांस्कृतिक व साहित्यिक क्षेत्र में भी पहुंच बनाते हुए लेखक और कवियों द्वारा पश्चिमी यूरोपीय साहित्य से प्रभावित होकर अपनी आत्मा को नई शिक्षा तथा संस्कृति की विचारधारा प्रदान की है। भौगोलिकरण को वैचारिक भूमिका में सांस्कृतिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसने पाश्चात्य यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित होकर शोषक वर्ग के साम्राज्यवाद तथा बाजारू उपनिवेश के साथ एक उद्देश्य गठबंधन विकसित कर लिया है। क्लॉड ईथरली कहानी के कथावाचक अपनी मानसिक संघर्ष की स्थिति को ब्रिटिश अमेरिकी कविता को मनस्थिति को सांस्कृतिक क्षेत्र में उपनिवेश के रूप में अभिव्यक्त करता है, जिसे मुक्तिबोध ने राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्र के उप से अधिक खतरनाक माना है।
बाजारवादी संस्कृति का शिकार व्यक्ति उसके पंजे से स्वयं को मुक्त करने के परिश्रम में असफल होकर स्वयं को ईमानदार तथा संवेदनशील बनाए रखने की कोशिश में अपने आप को खोकर अनजाने में ही समाज की खोखली मूल्य व्यवस्था के गर्त में गिर जाता है, जिसका उदाहरण स्वयं इस कहानी का कथावाचक है, जो ईमानदार तथा झूठ फरेब से दूर रहकर भी कर्जदार है। जो आय उसे प्राप्त होती है वह भी कर्ज में ही आ जाती है, इसलिए वह स्वयं को बेईमान तथा उठाई गिर मानता है। वास्तव में इसलिए यह मनुष्य पेट प्रवृत्ति के मध्य समन्वय करने वाला एक समझौता परस्त मानव बनकर रह जाता है। यह स्थिति क्लाड इथरली में जनाना जिस्म के आदमी के चरित्र में देखी जा सकती है, जो कि पेशे से सीआईडी है। इस कहानी के माध्यम से मुक्तिबोध ने वस्तुतः समाज को कमजोर करने वाली शक्तियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई है। फैंटेसी और मुक्तिबोध की कहानी। फैंटेसी की कहानी की शक्ति मानते हुए इसे कहानी को अधिक से अधिक प्रभावी व संवेदनशील बनाने के उपकरण के रूप में स्वीकृत किया गया है, क्योंकि युगीन सच्चाई को अभिव्यक्त करते हुए जिस उपकरण की आवश्यकता थी उसकी प्रखरता के लिए मुक्तिबोध ने एक शैली के रूप में फैंटेसी को अपनाया, जिसका कलेवर बिल्कुल नवीन तथा यथार्थवादी था और इसके माध्यम से कहानी को रोचकता प्रदान करते हुए पाठक के लिए संप्रेषणीय बनाया जा सकता है। कथावाचक को अजनबी साथी के जनानेपन में किसी ईश्वरीय अर्थ की प्रतीति की संभावना दिखाई देती है, जो इस दुनिया का न होकर किसी दूसरी दुनिया का है, जहाँ वो एक देश का न होकर सभी देश का है, और उसके मन में सदैव भयानक उद्वेग उत्पन्न होते रहते हैं। इन्हीं से अभिभूत होकर लेखक उससे हिरोशिमा वाले क्लाड इथरली के बारे में जानने का प्रयास करता है। यह अमेरिकी रोमन कैथोलिक ईसाई आदिवासी जो हिरोशिमा पर बम गिराने के लिए उत्तरदायी था, हिंदुस्तान के पागलखाने में है, जिसकी पत्थरों की बिल्डिंग विक्टोरियन स्थापत्य कला का नमूना है। इस क्लाड इथरली वर्णन करते समय मुक्तिबोध फैंटेसी का प्रयोग करते हुए संकेत तथा चिन्हों के माध्यम से कहानी को अत्यंत नाटकीय रोचक बना देता है। यह कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता प्रतीकों का प्रयोग थी, जो कहानी के अभिव्यक्त संदर्भों तथा अनुभवों से सामंजस्य स्थापित करके उसमें समग्रता को मुफित करती है और जटिल तथा संश्लिष्ट कथा शिल्प को सामाजिक यथार्थ और कलात्मक सूक्ष्मता से पाठकों के मन में प्रतिष्ठित करने में अपना योगदान देती है। स्वयं कहानीकार मुक्तिबोध ने क्लाइड इथरली को अणुयुद्ध का विरोध करने वाली आत्मा का दूसरा नाम दिया है, जिसकी आवाज़ सुनकर कार्य करने को लेखक संत या भोला भाला बेवकूफ़ न मानकर बेचैन रहने वाला निहायत पागल मानता है, और जिसे मानकर पागलखाने में डाल दिया जाता है, जिसको शोषकों ने डाकू घोषित किया है, जो उनकी छाती पर बैठा रहता है। मुक्तिबोध के पात्र और सामाजिक मूल्य। मुक्तिबोध अपने पात्र के माध्यम से सामाजिक मूल्यों के अन्वेषणकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, जिनमें मानवीय मूल्यों से प्रेरित चित्रों के सृजन करने की अद्वितीय क्षमता है। क्लाड इथरली कहानी में मुक्तिबोध के 3 पात्रों की सृष्टि की है। एक पालखाने में कैद, चेहरे से भला लगने वाला क्लाड इथरली, जो अणुयुद्ध का विरोध करने वाले आत्मा का प्रतीक है। यह क्लाड इथरली अपने भयानक पाप को कुछ कम करने तथा दिनहीन की सहायता के उद्देश्य से हर माह हिरोशिमा का पुनर्निर्माण करने वाले मेयर को चेक भेजता रहता है। दूसरा पात्र जनाना जिस्म का आदमी है, जो करोड़पति सेठ का नाजायज लड़का है तथा पेश से सीआईडी है, जो मुश्किल से ही मैट्रिक पास कर पाता है तथा लेखक की विचारधारा के अनुरूप वो पेट तथा प्रवृत्ति का समन्वय करने वाला समझौतावादी वर्ग का प्रतीक है। वह किसी फैंटेसी में रहने वाला जनाना आदमी है, जिसका वैज्ञानिक शब्दावली तथा गणित सूत्र की अंक राशि में अवश्य ही कोई अर्थ होता है जो समझ से परे है।
तीसरा पात्र कथावाचक है जो सुरक्षित, सुशिक्षित, सभ्य तथा ईमानदार है तथा पेशे से सचेत, जागरूक और संवेदनशील होने के कारण सामाजिक मूल्यों के प्रति सदैव जागृत रहता है और ईमानदारी का जीवन जीने पर भी जो स्वयं को बेईमान तथा उठाई गिर मानता है और वह हिंदुस्तान के अमेरिका न होने की समझ को विकसित करने वाला आदर्श पात्र भी बन जाता है। वास्तव में कथावाचक जैसे मध्यवर्गीय पात्र शोषक तथा भद्र वर्ग से जुड़ने के लिए अनेक आर्थिक कष्ट सहते हैं, जो मध्यवर्ग के दोमुखी मानसिकता को स्पष्ट रूप से कहानी में उजागर करता है। जैसे जरूर मुझ में ऐसा कुछ है कि जिसे मैं विशेष योग्यता कह सकता हूँ, उसने मुझे, मैं मानूं या न मानूं, भद्र वर्ग का ही अंग बना दिया है। इसी मध्यवर्गीय मानसिकता के द्वंद्व को कहानीकार ने क्लाड ईथरली कहानी के कथावाचक के रूप में अभिव्यक्त किया है। तो यहाँ पर आपको 3 जो कथावाचक यहाँ पर मिल जाते हैं। तो एक है जो पहला चरित्र आपको क्लाड ईथरली है, दूसरा जो है जनाना जिस्म और तीसरा है पात्र जो कथावाचक है। और क्लाड ईथरली जो एक आदिवासी कैथलिक आदिवासी है जिसे ड्यूटी मिली थी कि वो हिरोशिमा में बॉम्ब डाले, और बॉम्ब डालने बाद जो विभीषिका वहाँ हुई थी, जो लोग मृत्यु किए थे, वो खुद उसी को ही अपना दोषी मानता है और उस तरह से वो पुलिस के सामने जाके अपना जो गुनाह कबूल करता है, लेकिन वो वॉर का हीरो है करके उसे छोड़ दिया जाता है और अंत में वो पागल खाना में चला जाता है। दूसरा पात्र जो है जनाना जिस्म, जो करोड़पति सेठ का नाजायज़ लड़का है, जो सीआईडी में काम करता है और वो मुश्किल से मैट्रिक पास है। हाँ, और वो समझौता करता है कि जैसे जीवन को समझौतावादी है, जो कि जीवन को जीना है तो वो समझौता करके जाता है। और तीसरा पात्र कथावाचक है। तो इस तरह से यहाँ पर आपका क्लाड ईथरली कहानी यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप इसे पढ़िए, सुनिए, बार बार सुनिए और इसको प्रयोग में लाइए। परीक्षा नज़दीक आ रही है तो बार बार सुन के इसे पढ़िए जो आपके काम आ सकें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और आपके सुझाव को कमेंट बॉक्स में दीजिए। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि मैं आप सब अच्छे से पढ़ पाए, समय से पहले सब वीडियो मिल पाए, इसलिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो आपका सब्सक्राइब ज़रूर होना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।